छोटा सा देश यूक्रेन, ना ज़्यादा पॉपुलेशन ना ज़्यादा पावरफुल, सबसे पावरफुल देश रशिया के आगे वो नहीं झुका। आज से 30 साल पहले जब यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी सोवियत संघ का हिस्सा था, तो वो मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स बनाता था। मगर आज वही देश अपनी आज़ादी के लिए हर गली और हर शहर में जंग लड़ रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन रशिया वॉर की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्या हुआ यूएसएसआर के टूटने के बाद, क्या है नाटो और यूरोपियन यूनियन, क्यों यूक्रेन का झुकाव इतना यूरोपियन यूनियन और नाटो की तरफ है, क्यों रशिया को ये नहीं पसंद कि वो नाटो ज्वाइन करे, और क्यों अमेरिका इतना इंटरेस्टेड है यूक्रेन में। आज हम बात करेंगे इन सब के बारे में। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पूनम जैन। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में हर देश ने हिस्सा लिया और वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिकली दो ग्रुप्स और दो पावर्स थी जो आपस में लड़ रही थी। जो एक्सेस पावर थी वो चाहती थी कि पूरी दुनिया पर उनका राज हो, और इसमें था जर्मनी का हिटलर, जापान और इटली। और जो एलाइड पावर थी वो चाहती थी कि दुनिया में अमन और शांति हो। इसमें था अमेरिका, ब्रिटेन और उस समय का यूएसएसआर, जिसे हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते थे। अब यूएसएसआर में 15 देश थे, जिसमें था रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, और रशिया इन सब में से पावरफुल और सबसे बड़ा देश था। भारत ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, क्योंकि भारत उस टाइम अंग्रेज़ों का गुलाम था और ब्रिटेन के कहने पर उसे भी इस जंग में उतरना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म तब हुई जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो ताकतें, दो पावरफुल देश दुनिया के सामने आए, वो था यूएसएसआर और अमेरिका। और इनके बीच में इतना टफ कंपटीशन था इस बात को लेकर कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास ज़्यादा मिसाइल्स हैं, किसका डिफेंस सिस्टम अच्छा है, किसने ज़्यादा स्पेस मिशंस करे हैं। इन दोनों देशों ने कभी भी आपस में कोई भी जंग नहीं करी, मगर फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर यानी कि ये छोटे छोटे देशों पर अपना दबदबा बनाते थे और उन्हें अपनी सपोर्ट में खड़ा करते थे। 1971 में जब यूएसएसआर टूटा तो सारी 15 कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई। रशिया सबसे ज़्यादा पावरफुल और ताकतवर देश के रूप में सामने आया। रशिया तब भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी और आज भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यानी तानाशाही थी। मगर शुरू में यूक्रेन और रशिया के बीच में सब कुछ ठीक था। रशिया यूक्रेन को अपना छोटा भाई मानता था, क्योंकि रशिया को लगता है कि उनका और यूक्रेन का जो धर्म है, जो इतिहास है, जो परंपराएं हैं, वो एक जैसी हैं। क्योंकि आज से 1000 साल पहले यूक्रेन जो था वो रशियन एम्पायर का ही हिस्सा था। आज भी यूक्रेन में कई लोग रूसी भाषा बोलते हैं और यूएसएसआर के समय पर यूक्रेन में ज़बरदस्ती रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती थी। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन ने ऐसा क्या कर दिया कि वो रशिया और अमेरिका के लिए बलि का बकरा बन गया। बेसिकली यूक्रेन अपनी सोशलिस्ट सोच को छोड़ना चाहता था और मॉडर्नाइज होना चाहता था। अब यूक्रेन अपने पुराने ट्रेडिशन, अपने पुराने कस्टम्स, तरीक़ों को छोड़ना चाहता था। वो आज़ाद होना चाहता था, वो अपनी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता था। वो चाहता था कि रशिया का इन्फ्लुएंस उस पर कम हो जाए। इसलिए यूक्रेन ने अपना इंटरेस्ट यूरोपियन यूनियन में दिखाया। यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज़ हैं और इस यूरोपियन यूनियन में लगभग 27 कंट्रीज़ आती हैं। ये सारे देश एक दूसरे की बेटरमेंट और एक दूसरे की इकोनॉमी को डेवलप करने में काम करते हैं। इन सब देशों के बच्चे एक दूसरे के देश में आसानी से पढ़ सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं, टूरिज़्म आसान है, वीज़ा फ्री है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सस्ता है, टैक्स कम लगते हैं। तो बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन के सारे देश हैं वो मिलकर एक दूसरे की डेवलपमेंट और एक दूसरे की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करते हैं। इसी बात से रशिया भड़क गया, क्योंकि रशिया को लगा कि अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करता है तो रशिया का इन्फ्लुएंस यूक्रेन के ऊपर कम हो जाएगा और यूरोपियन कंट्रीज़ की ताकत रशिया के आगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2013 में यूक्रेन के लोग चाहते थे कि उनके प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन करें और यूक्रेन एक मॉडर्न देश बन सके। मगर
प्रेसिडेंट विक्टर ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया क्योंकि रशिया ने उन पर बहुत प्रेशर डाला था कि अगर वो ये एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करेंगे, रशिया उनके साथ ट्रेड करना बंद कर देगा, रशिया उन्हें गैस की सप्लाई नहीं देगा, क्योंकि यूक्रेन में फैक्ट्रीज़ और घरों को चलाने के लिए जिस नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है वो सारी की सारी यूक्रेन को रशिया से मिलती है। इसीलिए प्रेसिडेंट विक्टर को लगा कि अगर उन्होंने रशिया की बात नहीं मानी तो यूक्रेन की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, और इसीलिए उन्होंने ये यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं करा। यूक्रेन के लोगों को लगा कि ये एग्रीमेंट साइन ना करके उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई है, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, और कि ये यूक्रेन की कैपिटल कीव के मेन चौक मैदान में हुआ था। कि ये प्रोटेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेन के लोग यूरोपियन यूनियन की तरफ अपनी सपोर्ट दिखा रहे थे, वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे। 2014 तक ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि प्रेसिडेंट विक्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्हें रशिया में जाकर पनाह लेनी पड़ी। इस प्रोटेस्ट ने रशिया की सरकार का सत्ता पलट दिया। इस प्रोटेस्ट के बाद नए प्रेसिडेंट आए, नई सरकार बनी। नए प्रेसिडेंट का नाम था ज़ेलेंस्की, जो रशिया के बिल्कुल खिलाफ थे। सत्ता पलटने के बाद रशिया को लगा कि अब तो यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेगा ही करेगा, इसलिए रशिया ने अपनी चाल चली और उसने चुपचाप अपनी आर्मी जो थी वो क्रीमिया भेज दी बिना कोई वॉर अनाउंस करे। क्रीमिया पहले रशिया का हिस्सा था, जो रशिया ने यूक्रेन को दिया था यूएसएसआर के टूटने पर। क्रीमिया एक पेनिनसुला है जो तीनों तरफ से ब्लैक सी से सराउंडेड है। क्रीमिया में रशिया का सबसे बड़ा नेवी बेस है जिसको सेवेस्तोपोल कहते हैं, जहां से रशिया अपनी पूरी नेवी चलाती है। क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए रशिया ने अपने सोल्जर्स को सीक्रेटली वहां पर भेजा। उन सोल्जर्स ने ग्रीन यूनिफॉर्म डाली हुई थी, मगर उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर कोई भी फ्लैग और रशिया का नाम नहीं था, ताकि कोई भी रशिया पर शक ना कर सके, और इन सोल्जर्स को कहते थे लिटिल ग्रीन मैन। रशिया ने क्रीमिया पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और वहां जाकर इन सोल्जर्स ने इल्लीगल तरीके से वहां के लोगों से वोटिंग करवाई और ये डिक्लेयर कर दिया कि क्रीमिया खुद ही रशिया का हिस्सा बनना चाहता है, वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं रहना चाहता है। और ये सब कुछ रशिया ने इल्लीगल तरीके से करा। रशिया ने जो ये क्रीमिया पर अपना कब्जा करा है, मॉडर्न हिस्ट्री में इसे ब्लडलेस इन्वेजन कहा जाता है। इसको ब्लडलेस इन्वेजन इसलिए कहा जाता है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के किसी हिस्से को अपने कंट्रोल में ले भी लिया और एक बूंद खून की भी नहीं गिरी। 3 से 4 दिनों में रशिया ने पूरे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिससे यूक्रेन में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई। वहाँ के लोग जो थे वो 2 ग्रुप्स में बट गए, एक ग्रुप जो रशिया के अगेंस्ट था और एक ग्रुप जो रशिया के साथ था। ईस्ट यूक्रेन में डॉनबा रीजन में 2 जगहें ऐसी थी, डोनेस्क और लुहांस्क, जहाँ के लोग यूक्रेन गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था जो यूक्रेन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा था। और इस बात का रशिया ने पूरा फ़ायदा उठाया और रशिया ने इन दोनों जगहों पर प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी। प्रॉक्सी वॉर का मतलब कि रशिया खुद सामने आकर नहीं लड़ा, मगर उसने यहाँ के लोगों को पैसा, मिलिट्री, वेपन सपोर्ट और ट्रेनिंग दी ताकि वो रशिया की तरफ से यूक्रेन गवर्नमेंट से लड़ सकें। रशिया की इन हरकतों के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ओपनली कहा कि यूक्रेन अब यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन करेगा और नाटो भी ज्वाइन करेगा, ताकि वो अमेरिका की मदद ले सके अपने आप को रशिया से बचाने के लिए। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के अंदर 30 देश हैं और इन देशों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन है कि अगर कोई और देश नाटो के किसी भी देश पर अटैक करेगा तो नाटो के सभी देश मिलकर उस अटैक को अपोज करेंगे और अपनी मिलिट्री और आर्मी को यूज़ करेंगे। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा और पावरफुल देश है, क्योंकि नाटो के 70% बजट का कंट्रीब्यूशन अमेरिका से आता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा नाटो को पैसा और मिलिट्री सपोर्ट देता है। रशिया को यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका कारण ये है कि जो यूक्रेन है वो रशिया और यूरोप के बीच में एक ब्रिज कंट्री है। ये ब्रिज 2295 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है और इस ब्रिज को रशिया यूक्रेन इंटरनेशनल बॉर्डर ब्रिज भी कहते हैं। इस बॉर्डर पर ऑफिशियली कोई वॉर नहीं हुई है, बट ये बॉर्डर
नॉन डिक्लेयर्ड वॉर एरिया है। नाटो के 4 मेंबर्स ऑलरेडी रशिया के बॉर्डर पर हैं और अगर अब यूक्रेन भी नाटो में जुड़ जाता है तो ये एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है जो रशिया के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से रशिया के सभी सैटेलाइट्स, आर्मी मूवमेंट, हर चीज़ पर अपनी पूरी नज़र रख सकता है। यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करना सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं होता, ये एक मिलिट्री मूव भी था, क्योंकि इससे रशिया का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कमज़ोर हो सकता था। 2012 में रशियन जनरल्स ने साफ साफ ये बात बोली थी कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा तो वो इसको डायरेक्ट वॉर मानेंगे। इसका कारण ये था क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है तो नाटो की मिसाइल्स को रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को तक पहुंचने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। मॉस्को को रशिया का दिल कहा जाता है, जहां से रशिया अपना पूरा देश चलाता है। इसलिए 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करा और ये जंग छिड़ गई। ये जंग कोई छोटी सी जंग नहीं थी। इस जंग में नाटो, अमेरिका और पूरा यूरोप इनडायरेक्टली शामिल था। ये जंग अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ये चल रही है, जिसमें लाखों लोग मर गए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। रशिया ने यूक्रेन के साथ काफ़ी कुछ गलत करा, जैसे कि 1994 में रशिया और यूक्रेन ने बुदापेस्ट मेमोरेंडम साइन करा था, जिसमें क्या था कि रशिया ने यूक्रेन से उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए थे जो यूएसएसआर ने उसे दिए थे, और रशिया ने तब यूक्रेन को ये बोला कि वो कभी भी उस पर अटैक नहीं करेंगे और उसकी सीमाओं की रिस्पेक्ट करेंगे। मगर 2022 में रशिया ने ऐसा नहीं करा और यूक्रेन पर अटैक कर दिया। वॉर के दौरान रशिया ने कई सीक्रेट ट्रक्स भेजे ताकि मरे हुए सोल्जर्स को जल्दी से जल्दी ट्रक में डालकर जला दिया जाए, ताकि एक्चुअल कैजुअलिटी का नंबर सामने ना आ सके। एक रूमर ये भी था कि यूक्रेन के फाइटर जेट घोस्ट ऑफ कीव ने रशिया के कई फाइटर जेट्स को मार दिया है और यूक्रेन के लोग इस फाइटर जेट को अपना हीरो मानने लगे। बहुत सारे पोस्टर और मीम्स भी बने। फिर बाद में यूक्रेन की गवर्नमेंट ने खुद ये बात बताई कि ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं था, ये सिर्फ एक वीडियो सीन की क्लिपिंग थी, और यूक्रेन की गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए करा था जंग के समय में लोगों में हिम्मत रहे और वो मोटिवेटेड रहे। ये भी कहा जाता है कि यूक्रेन के ट्रेंड बॉम्ब स्निफिंग डॉग पैटर्न ने 200 से ज़्यादा बॉम्ब सिविलियन एरियाज में डिटेक्ट करे और लोगों की जान बचाई, और उसको बाद में यूक्रेन की गवर्नमेंट ने नेशनल अवार्ड भी दिया। रशिया अपनी मिसाइल्स को सही टारगेट पे भेजने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करती थी, मगर यूक्रेन ने जैमर्स यूज़ करके इन जीपीएस को ख़राब कर दिया, जिसके कारण मिसाइल्स सही जगह पर नहीं टारगेट कर पाई और वो हवा में ही एक्सप्लोड हो जाती थी। इस तरह यूक्रेन ने रशिया की कई मिसाइल्स को बर्बाद किया। वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से कहा कि वो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं और रशिया से बचा लेते हैं, मगर प्रेसिडेंट का जवाब था कि आई नीड एम्यूनेशन नॉट अ राइट, मुझे हथियार चाहिए रशिया के साथ लड़ने के लिए, शरण नहीं चाहिए। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। तो आज की वीडियो में हमने देखा यूक्रेन एक छोटा सा देश जिसका हौसला आसमानों से भी बढ़ा है, जो रशिया के आगे झुका भी नहीं। तो ये कहानी है यूक्रेन और रशिया की वॉर की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और नई और बेहतर वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।